आज हम बीए पार्ट थर्ड के पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पहला लेसन प्लेटो के दार्शनिकों के शासन की आलोचनात्मक व्याख्या विषय पर अपना विचार अभिव्यक्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि प्लेटो एक महान दार्शनिक जिसने अपनी सर्वोत्तम कृति रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। राज्य के बारे में प्लेटो की धारणा ये है कि राज्य एक सर्वोत्तम संस्था है और राज्य के लिए प्रत्येक वर्ग प्रत्येक व्यक्ति को अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए और राज्य के माध्यम से राज्य की बागडोर संभालने वालों के माध्यम से अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कामना तभी सफल और संभव हो पाएगी। प्लेटो ने मानव के 3 गुणों से 3 वर्गों का निर्धारण किया, जिसमें बुद्धि के आधार पर दार्शनिक वर्ग, साहस के आधार पर, प्रसिद्धि के आधार पर सैनिक वर्ग और क्षमता के आधार पर, परिश्रम के आधार पर उत्पादक वर्ग। सीमित जनसंख्या वाले राज्यों में 3 वर्गों का विभाजन करते हुए प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना में दार्शनिकों के ही शासन पर बल दिया। अब प्रश्न ये आता है, दार्शनिक वर्ग ऐसा कौन सा वर्ग है जिस पर प्लेटो इतना फेथ करता है, इतना भरोसा करता है कि वो ही एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं, उनके नियंत्रण में अन्य वर्गों को रखा जाए। तो प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग को बहुत विवेकशील, बहुत योग्य, बहुत अनुभवी, प्रतिभावान, पृथ्वी पर देवता का स्वरूप, अच्छे गुणों से परिपूर्ण, जिनमें कोई किसी तरह का लालच, मोह, माया, क्रोध, लोभ, अहंकार कहीं भी कोई स्थान नहीं, दुर्गुणों का अच्छे गुणों से परिपूर्ण होकर एक दार्शनिक वर्ग के माध्यम से, जिसे बुद्धि का अभिजात वर्ग भी नाम दिया गया। बहुत लंबे समय तक शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात दार्शनिकों के शासन की प्रक्रिया पूरी होती है और प्लेटो ये मानता है कि इतनी विद्वता है उनमें कि दार्शनिकों को कानून के नियंत्रण में रखना उचित नहीं। अर्थात उसने कानून को रिपब्लिक पुस्तक में महत्व ही नहीं दिया। आगे चलकर यही प्लेटो जब वृद्धावस्था में पहुंचता है तो उसने अपनी पुस्तक का नाम ही लाज यानी कानून रखा। ये स्वीकार कर लिया कि बिना कानून के समाज को व्यवस्था नहीं दी जा सकती। लेकिन रिपब्लिक में प्लेटो ने इस बात पर जोर दिया कि मेरा दार्शनिक वर्ग जो आदेश देगा वही कानून, और उसके आदेशों में प्रजा का हित ही निहित होगा। प्रजा के हित के अलावा कोई और कार्य नहीं हो सकता, ऐसा उसका मानना है। दार्शनिक वर्ग एक सेलेक्टेड कुछ लोगों का वर्ग है जो उच्च शिक्षा को ग्रहण करके शासन सत्ता का संचालन करेंगे और उनको एक संरक्षक के रूप में बहुत सर्वोच्च स्थान दिया गया कि उचित व्यवस्था उन्हें शिक्षा की भी करनी है। न्याय सिद्धांत की परिपालना में भी प्लेटो ने इसी बात पर बल दिया कि तीनों वर्ग जब अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करते हैं, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, तो उसे ही न्याय माना गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है, दार्शनिक का स्थान सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग नहीं ले सकता। प्रथम स्थान दार्शनिक वर्ग का ही। तो आदर्श राज्य की परिकल्पना में प्लेटो ने जो
दार्शनिक वर्ग की क्वालिटी, दार्शनिक वर्ग के लिए अनिवार्य पहलू, जैसे शिक्षा उनके लिए अनिवार्य है, दीर्घकालीन शिक्षा। ठीक इसी प्रकार से उन्हें मर्यादित रूप से भी कुछ बातें की गई हैं कि उन पर कुछ सीमाएं रहेंगी। सीमाएं का मतलब है कि दार्शनिकों को ये देखना है राज्य की जनसंख्या बहुत अधिक ना बढ़ जाए, क्योंकि प्लेटो ने बहुत कम जनसंख्या अपने आदर्श राज्य में स्वीकार करते हुए उसका 3 भागों में विभाजन किया। एक स्थान पर तो उसने 5000 या 5040 जनसंख्या का जिक्र किया। तो ऐसा, जैसा कि वेपर ने कहा कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व। उचित नेतृत्व दार्शनिक वर्ग देगा, उचित सुरक्षा सैनिक वर्ग देगा, और उचित पोषण उत्पादन का कार्य जो है उत्पादक वर्ग करेगा। तो प्लेटो ने इन 3 वर्गों का जो निर्धारण किया, उसमें वो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत है कि जो वो चाहता है वो न्याय सिद्धांत, साम्यवाद, शिक्षा सिद्धांत, दार्शनिकों का शासन, इसी से उसके आदर्श राज्य की परिकल्पना पूरी होती है। दार्शनिक वर्ग का कोई अपना निजी परिवार नहीं होना चाहिए। दार्शनिक वर्ग की अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निजी संपत्ति और निजी परिवार व्यक्ति के राज कार्यों में बाधक सिद्ध होते हैं, अर्थात उसके ध्यान को बटाते हैं। और सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए, संपूर्ण समाज के हित की पूर्ति के लिए जो अभिभावक वर्ग है उसे ये समर्पण करना ही पड़ेगा कि उसका अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा, उसकी अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं। लेखक ने दार्शनिक वर्ग के माध्यम से ये संदेश देना चाहा कि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं यूनानी नगर राज्यों की, प्लेटो ने वहाँ की अराजकता, अव्यवस्था, इन सब असमानता, इन सब बातों को बहुत अध्ययन किया और उसके पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि ये सामाजिक नहीं, राजनीतिक स्तर पर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ध्यान प्लेटो का राज्य पर, राज्यवादी दृष्टिकोण है। और राज्यवादी दृष्टिकोण में वह कर्तव्य निष्ठा और कार्य विभाजन, दायित्वों की पूर्ति, सार्वजनिक हितों की पूर्ति, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, समर्पित जीवन, किसी तरह की मोह माया में न पड़े शासक वर्ग, और उसे राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य आवश्यक शिक्षा का प्रतिपादन भी करना है और साम्यवाद का परिपालन भी उसको करना है। इस तरह से अपने ग्रंथ में प्लेटो ने दार्शनिकों के शासन पर बल दिया। जब इसके दृष्टिकोण की आलोचना अरस्तु द्वारा की जाती है तो अरस्तु ने सबसे पहला पॉइंट ही ये रखा कि राज्यवादी दृष्टिकोण से पहले सामाजिक दृष्टिकोण का अध्ययन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी अनंत आवश्यकता है। उन अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह परिवार में रहता है, घर में रहता है, समाज में रहता है और राज्य में रहता है। यानी मनुष्य का सबसे पहला जो आसरा है, आश्रय स्थल है, वो उसका घर है। घर, परिवार, समाज और राज्य। सीधा व्यक्ति राज्य के प्रति समर्पित हो जाए ये संभव नहीं है। उसे समस्त सामाजिक समस्याओं का भान भी होना चाहिए और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे किस स्तर पर कार्य करना और करवाना है, इस तरह का अंदाज भी होना चाहिए। तो आलोचक प्लेटो के दार्शनिकों के शासन की जो आलोचना करते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि प्लेटो ने सीमित जनसंख्या की बात की जो वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं हो सकती।
प्लेटो ने दार्शनिकों के शासन की बात की, जो कि निरंकुश तंत्र का संकेत देता है। ऐसा आलोचकों का मानना है कि सारी शक्तियाँ दार्शनिकों के पास हो, वही निर्णायक हैं, वही आदेश दें, उनके आदेश की पालना होनी चाहिए। वो कानून से भी ऊपर हैं, उन पर किसी तरह के कानून का प्रतिबंध भी नहीं होना चाहिए। तो आलोचना इसमें निरंकुश तंत्र के आधार पर की गई कि प्लेटो ने सारी शक्तियाँ दार्शनिक वर्ग में केंद्रित कर दी, जबकि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि जन सहभागिता को बढ़ावा मिल सके। फिर बात आती है, इसने समाज को 3 भागों में बांट दिया, जबकि समाज को 3 भागों में नहीं बांटा जा सकता और बांटकर उन्हें बाध्य किया जाए कि तुम्हें यही कार्य करना है, ये भी अनुचित अव्यावहारिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। क्योंकि जरूरी नहीं दार्शनिकों के बच्चे दार्शनिक बने, सैनिकों के बच्चे सैनिक बने, उत्पादक के बच्चे उत्पादन करने वाले बने, खेतीबाड़ी करने वाले बने। क्योंकि प्लेटो ने दार्शनिकों को तो दीर्घकालीन शिक्षा की बात की, जो कि बहुत खर्चीली साबित हो सकती है कि उसका दार्शनिक वर्ग दीर्घकालीन शिक्षा को प्राप्त करके दार्शनिक बने, जो कि लगभग 50 वर्ष की आयु। तो इस तरह का जो दृष्टिकोण है वो अव्यावहारिक लगता है कि इतनी लंबी पढ़ाई करने के बाद कोई वर्ग या वर्ग विशेष के लोग शासन सत्ता का संचालन करें, जिसमें प्लेटो ने गणित के ज्ञान पर बल दिया, दर्शन के ज्ञान पर बल दिया। केवल गणित के ज्ञान से किसी भी शासन सत्ता का संचालन नहीं हो सकता और केवल दर्शन के आधार पर शासन सत्ता का संचालन नहीं हो सकता। सभी विषयों का अध्ययन समाहित होना जरूरी है अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बाह्य आक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय अन्य समस्याओं के समाधान हेतु। तो प्लेटो का ये दार्शनिकों के शासन की आलोचनात्मक व्याख्या में हम ये कहना चाहते हैं, न तो 3 वर्गों में विभाजन हो सकता है, न सीमित जनसंख्या संभव है, न वर्तमान राज्यों पर यह लागू हो सकता है, न वर्ग विशेष के हाथ में सत्ता को सौंपा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना संविधान, बिना कानून के किसी भी शासन सत्ता या सामाजिक स्तर में समाज को व्यवस्थित और नियंत्रित करना कठिन, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं या प्रशासनिक व्यवस्थाएं या अन्य व्यवस्थाएं बिना संविधान के संभव नहीं। संविधान का होना बहुत जरूरी। आज यदि अपन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो आज हमारे सिस्टम में हर पहलू को स्पष्ट रूप से संविधान के माध्यम से उल्लेखित किया गया है। क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व है, क्या प्रक्रियाएं हैं, जो कुछ भी प्रोसेस है वो सारा संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से टैकल किया जाता है। तो प्लेटो ने दार्शनिकों के शासन में न तो कानून को महत्व दिया, वर्ग विशेष को महत्व दिया। तो आलोचक कहते हैं ये वर्ग विशेष अगर निरंकुश हो जाता है तो प्रजा उसका प्रत्युत्तर विरोध किस आधार पर कर पाएगी, इस चीज़ का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्लेटो के दृष्टिकोण में कल्पनात्मक दृष्टिकोण, निगमनात्मक पद्धति का प्लेटो ने सहारा लिया। निगमनात्मक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें परिकल्पना सत्य की समय से पहले कल्पना कर ले। तो प्लेटो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने विचारधारा को प्रस्तुत नहीं कर रहा है, एक आदर्शवादी दृष्टिकोण से अपने विचार को अभिव्यक्त कर। और तो प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य को में कोई अंतर नहीं माना। वो कहता है राज्य पत्थरों की नहीं, चट्टानों की नहीं, बालू के ढेर की नहीं, वरन उसी मानव मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम है जिसमें हम सब निवास करते हैं।
यानी व्यक्ति के मस्तिष्क का डेवलपमेंट जो है उसी को राज्य का, चरित्र का जो डेवलपमेंट है उसी को राज्य का, यानी व्यक्ति और राज्य को एक ही रूप में देखना है। जबकि व्यक्ति तो एक इकाई है, व्यक्तियों का समूह समाज है, समाज का बड़ा रूप राज्य है, और उसे नेतृत्व देने वाला वर्ग जो है वर्तमान समय में हम उसको सरकार कहते हैं। काम करने वाले अंगों को सरकार के अभिन्न अंग कहते हैं। तो प्लेटो ने केवल दार्शनिकों के शासन पर बल देकर, यहाँ तक कि आलोचकों ने तो ये कहा ये स्वयं दार्शनिक था, इसलिए इसने दार्शनिकों के शासन पर बल दिया, यानी स्वयं शासक बनना चाहता था, इसलिए ये दार्शनिकों के शासन पर ही बल देता। उस समय की परिस्थितियों में दास प्रथा भी विद्यमान थी, जिसका प्लेटो ने उल्लेख नहीं किया, और राज्य के कार्य क्षेत्र में और कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू आएंगे, उन्हें किस तरह की नीतियाँ प्रतिपादित करनी पड़ेंगी, बहुत अधिक उल्लेख न करके एक सीमित विचार को अभिव्यक्त करते हुए प्लेटो ने अपने विचारों का उल्लेख किया। तो प्लेटो के सिद्धांतों में, जैसे दार्शनिक वर्ग के लिए प्लेटो का मानना था निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अरस्तु ही कहता है, जो इसका शिष्य है, जो राजनीति विज्ञान का जनक है, उसका मानना क्या है, निजी संपत्ति का मोह मिट्टी को गोल्ड में बदल देता है। यानी संपत्ति तो जरूरी है, संपत्ति के बिना व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, संपत्ति के बिना व्यक्ति का स्टेटस नहीं बनता, संपत्ति के बिना परोपकार नहीं हो सकता। तो संपत्ति जो निजी है वो तो बहुत जरूरी, हाँ बहुत अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि है तो उसे सार्वजनिक हितों में लगा दिया जाए, लेकिन बिल्कुल संपत्ति से वंचित रह जाए ऐसा संभव नहीं। ठीक इसी प्रकार से प्लेटो ने कहा परिवार नहीं होना चाहिए, दार्शनिक वर्ग का अपना कोई परिवार नहीं होना चाहिए। बिना परिवार के जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ देता है परिवार, और व्यक्ति का साथ देता है समाज और राज्य। प्रारंभिक स्तर पर परिवार की बहुत ज़्यादा अनिवार्यता रहती है, परिपक्वता में भी रहती है, लेकिन प्रारंभ में तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये दोनों दृष्टिकोण जो प्लेटो ने कहा वो अव्यवहारिक दृष्टिकोण है, इसे व्यवहार में लागू किया जाना संभव नहीं। तो प्लेटो ने रिपब्लिक में दार्शनिकों के शासन पर जो अपना विचार या अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि आदर्श राज्य को दार्शनिकों के शासन से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि दार्शनिक वर्ग सैनिक और उत्पादक वर्ग के नियंत्रण में आ जाते हैं तो उसे आदर्श राज्य का बिखरा हुआ रूप कहेंगे, ऐसा प्लेटो का मानना। यानी हर हाल में शासन सत्ता का संचालन दार्शनिकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। आलोचकों ने इसकी आलोचना व्यवहारिकता, यथार्थवादिता और संवैधानिक प्रावधान और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप वर्तमान राज्यों के कार्य क्षेत्र, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के आधार पर इसकी आलोचना की है। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, कल दूसरे विषय पर बात करेंगे।